अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले रुख कर रहे हैं काबुल का। जी हां, अफगानिस्तान का दारुल काबुल, जहां आज से 4 रोज़ पहले एक बेईमाना बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर तकरीबन 43 बच्चों की जान ले ली गई। जब ये बम धमाका हुआ उस वक्त भी हमने आपको आगाह किया था कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारी बच्चियां जो हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिया जाता है उसके लिए यहाँ पर जमा थे। मनाजिर क्या थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ, उसके फ़ौरन बाद वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो तादाद है इसमें जाँ बहक होने वालों की बढ़ती चली गई और अब ये 43 यानी 43 तक पहुँच चुकी है। बताया हमें ये भी जा रहा है कि अक्सर तलबा जो कि ज़ख्मी हैं, अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में हैं, वो अभी भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि खुदा न खास्ता ये जो जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। महसूस कीजिए उन माओं का दुख, उन 43 फैमिलीज़ का दुख जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को खो दिया है, और उन अनगिनत फैमिलीज़ का दुख जिनके प्यारे इस वक्त मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। नहीं मालूम है वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ एक अपनी जगह पर सवाल यहाँ जो एक बहुत बड़ा पैदा होता है वो ये है कि ये हमला किन की जानिब से किया गया और वो इस हमले के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते थे। ये बहुत अहम बात है। तालीमी इदारों की जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो हम जानते हैं कि तालीमी इदारे जो हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चियों के तालीमी इदारे हैं उन पर पाबंदी है। पहले उनको खोला गया मार्च के महीने में, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद खुलते ही उनको दोबारा बंद कर दिया गया। और वादा ये किया गया था तालिबान की जानिब से कि वो कोई बच्चियों की तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इन इदारों को अभी तक दोबारा से खोला नहीं जा सका। ये इदारा जहाँ ये बच्चियाँ टेस्ट के लिए मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, वहाँ पर यह अटैक हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले इस सारे वाक़े पर जो आलमी रहनुमाओं ने रिएक्शन दिया है, आलमी बरादरी ने रिएक्शन दिया है और ये वाक़या किस तरह से रनुमा हुआ, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, माहिर हैं अफ़गान उमूर के, उनसे बात करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत के एक तालीमी इदारे पर खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाले तलबा की तादाद 43 हो गई है, जिनमें अक्सरियत तालिबात की है, जबकि मुतादिद जख्मी हालत में अस्पतालों में जेर इलाज हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाका अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के हजारा अक्सरियती इलाके दश्त बर्ची में तालीमी इदारे के बाहर हुआ, जहां दाखिला टेस्ट जारी थे और धमाके के वक्त 600 से ज़ायद तलबा इदारे में मौजूद थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये मोहलिक हमला तालिबान की अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी को ज़ाहिर करता है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर दरसगाह पर खुदकुश धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दिया है और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। इस्लामी ताउन तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने इस खुदकुश हमले की सख्त मजम्मत की है। तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने पूरे अफगानिस्तान में शहरी तंसीबात और लोगों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद की लहर के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार भी किया। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन में जॉर्ज डी अफेयर्स कैरन डेकर ने एक ट्वीट में कहा है, इम्तहान देने वाले तलबा से भरे कमरे को निशाना बनाना शर्मनाक है। तलबा को बिना किसी डर खौफ के तालीम हासिल करने का हक हासिल होना चाहिए। दूसरी जानिब हजारा खवातीन ने अपनी बिरादरी पर ताज़ा तरीन मोहलिक हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए एहतजाजी रैलियों के इनाकाद पर आयद पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी खवातीन ने दश्त बर्ची के अस्पताल के सामने मुजाहरा किया और हजारा बिरादरी की नस्लकुशी को बंद कर रोके नारे लगाए। सियाह चादरों और सर पर स्कार्फ में मलबूस मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर लिखा था कि हजारा बिरादरी के लोगों को मारना बंद करो। आलमी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट में कहा है कि दश्त बर्ची के इलाके में स्कूलों और अस्पतालों को सिलसिलावार हमलों में निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता बरस तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने से पहले दश्त बर्ची में लड़कियों के एक स्कूल पर बम हमले में कम से कम 85 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर तालिबात शामिल थीं। सन 2021 में तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद अफगान अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया था। ताहम गुज़िश्ता कुछ महीनों में तवातुर से मसाजिद और शहरी इलाकों में धमाके हुए हैं, जिससे न सिर्फ अफगान अवाम में एक बार फिर खौफ की लहर बढ़ रही है, बल्कि आलमी सतह पर अफगान तालिबान की क़यादत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं।
बिल्कुल जी, अफ़गान क़यादत क्या कर रही है, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, उनकी तालीम के लिए भी इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं और फिर अब दिखाई ये देता है कि उनकी हिफाजत के लिए भी कोई खातिर खा इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। उन्हें जब जिसका जी चाहता है वो निशाना बना सकता है और यही किया गया काबुल के अंदर इन बच्चों के साथ जो टेस्ट देने के लिए कमरे के अंदर मौजूद थे और ऐन उस वक्त ये धमाका किया गया। कहा यह जा रहा है कि जब से तालिबान ने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद जितने भी मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स हुए हैं, चाहे वो रशियन कौंसल खाने पर हो या दीगर अटैक्स हों, उनमें ये सबसे ज़्यादा हौलनाक अटैक है जो किया गया है। इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है बाकायदा तौर पर, लेकिन इल्ज़ामात जो हैं वो तालिबान की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं कि जो दीगर मुतहारिब ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से ये कार्रवाई जो है ये की गई है। लेकिन ये कार्रवाई इस तरह से इतनी आसानी से किस तरह से कर ली गई, वो सिक्योरिटी जिसके बारे में तालिबान बहुत ज़्यादा बात करते दिखाई देते हैं कि जी सारे मामलात अपनी जगह, बच्चियों की तालीम को भी हम देख रहे होंगे, इंसानी हुकूक़ को भी हम देख रहे होंगे, नौजवानों की जॉब्स को भी हम देख रहे होंगे, वो सारे मामले अपनी जगह। लेकिन जो दावा एक बहुत ज़्यादा किया जाता है वो ये है कि जी चप्पे चप्पे पर तालिबान जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। हम तमाम तरह के ख़तरात से आगाह हैं और तमाम तरह के ख़तरात जो सिक्योरिटी को लायक हैं उनसे निमटना भी जानते हैं। ये बहुत बार तालिबान हुक्मरानों की जानिब से कहा गया, लेकिन इस वाक़े के बाद सारी कलई जो है वो खुल जाती है यहाँ मौजूद सिक्योरिटी की जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और इतने सख्त सिक्योरिटी के जो दावे थे वो सारे धरे के धरे रह गए हैं। और जिस बेईमाना तरीके से नाज़रीन यहाँ पर बच्चों को निशाना बनाया गया है, ये एक बहुत ही अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। अजीबो गरीब सी इसलिए है कि वही बच्चे हैं जिनके लिए आलमी रहनुमा, आलमी जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इदारे हैं, वो इन बच्चों के हुकूक़ की आवाज़ उठाते हैं कि खुदारा इन बच्चों को आप स्कूल्स में जाने दें। और जब ये बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तब इनके साथ ये किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए है कि इस अटैक के ज़रिए किसको मैसेज दिया गया है, क्या मैसेज दिया गया है? क्या ये धमाका जो है ये उन वालिदैन के लिए एक मैसेज है जो अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजना चाहते हैं कि जी जब हम आपको मना कर रहे हैं कि यहाँ तालीम नहीं होगी बच्चियों की तो आप इनको ना भेजें, या फिर ये मैसेज जो है ये किसी और को देना मकसूद है इन हमला आवरों की जानिब से? क्या मैसेज हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। जी सैयार अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयार साहब। सैयार साहब की आवाज़ ही मुझ तक बहुत कम आ रही है। सैयार साहब बहुत शुक्रिया, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा सैयार अली शाह साहब, मेरा आपसे सवाल वही है कि ये जो बच्चों को निशाना बनाने का अमल है, पहले तो वही कि इससे बुज़दिलाना इक़दाम कोई और हो नहीं सकता कि आप किसी भी जगह पर आप बच्चों से लड़ रहे हों, तो आप कितने बहादुर हैं ये तो इसी से ज़ाहिर हो जाता है, आपकी सारी बुज़दिली जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन ये पैगाम क्या दिया जा रहा है? अफ़गान तालिबान के लिए मैसेज है, अफ़गान शहरियों के लिए मैसेज है, बच्चों को लेकर, बच्चियों की तालीम को लेकर? सर देखिए जी, ये पैगाम तो जो भी है, मैसेज तो जो भी है, जिसको भी देना चाह रहा है, ये तरीका जो है ये गैर इंसानी है। और हम खुद भी इस दर्द से जो है गुजर चुके हैं। हमने पीएस जैसा वाक़या देखा है, स्कूल को, बच्चों को, ख़वातीन को, उन लोगों को टारगेट करना और अपने मकासद हासिल करना, ये तो मेरे ख्याल में इसकी तो जितनी मज़म्मत की जाए, जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी उसके लिए अगर देख लें पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ वहाँ पे मसाइल हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों को, बच्चों को उनको निशाना बना रहे हैं, तो ये इनका तो जो एक हमें समझ आता है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं कि पैगाम दे कि अफ़गानिस्तान अभी भी पुरअमन नहीं है, अभी भी अफ़गानिस्तान जो है वो किसी के कब्ज़े में नहीं है। कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है अभी वहाँ पे अमन बहाल हो चुका है, या एक ग्रुप जो अभी वहाँ पे इक़्तिदार में है, इनका ये दावा जो है ये ठीक नहीं है। मगर इसके लिए ऐसे मकासद के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना, ये मेरे ख्याल में सबसे अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। सख्त तरीन अल्फाज में इसकी अगर मज़म्मत की जाए तो ये कम होगा। अफ़गानिस्तान में पहले भी हम देख चुके हैं कि तालीमी जो सिलसिला है वो
طالبان حکومت جو ہے ان کی وجہ سے بھی اس کو بڑا نقصان ہوا ہے. لوگ وہاں پہ جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ ان کا تقریباً بند ہو چکا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو طالبان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں بین الاقوامی برادری خاص طور پر ان سے جو مطالبات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. وہ شرائط جو ہے ان میں سے سب سے پہلا جو شرط ہے اگر وہ دیکھ لے تو وہ تعلیم ہے, اور خاص طور پر وہ خواتین کی تعلیم ہے. یہ جو پچھلے دنوں دھماکہ ہوا یہ بھی نہیں لیکن سیار بچیوں صاحب کی آپ کو نہیں لگتا کہ افغان طالبان قیادت پر نو ڈاؤٹ اس سے ایک اثر تو آیا ہے, ایک پریشر تو آیا ہے, لیکن کیا وہ اس حملے کو جواز بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہاں کے سیکیورٹی کو بہتر بنا سکیں؟ جب تک ہم سیکیورٹی صورتحال کو بہتر نہیں کرتے ہیں تو ہم تو افغان بچیوں کے اسکول جو ہیں وہ ان کو کھول ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہمیں تو مدد چاہیے, ہمیں تو فنڈز چاہیے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے, معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ایک جواز نہیں آ جائے گا سیار صاحب ان کے پاس؟ دیکھیں یہ تو سب سے بنیادی مسئلہ تو میرے خیال میں یہ ہے, میری نظر میں, کہ سب سے پہلے طالبان کو یہ چیز ماننا پڑے گی. وہ اگر اس چیز کو مان لے کہ جی بالکل ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اور ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو ٹیکل کر سکیں, تو اس کے بعد دنیا جو ہے ان کی ہیلپ کرے گی. دنیا آئے گی, ان کی جو صلاحیت ہے ان کو وہ مضبوط کرے گی, اس کے لیے ان کو جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہوگی وہ پرووائڈ کری. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مان لے کہ جی بالکل ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو ٹیکل کر سکیں. اس کے اگر آپ طالبان جو وہاں پہ بھی ڈیفیکٹو اتھارٹیز ہیں کابل میں, آپ ان سے رائے لیں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہمارا پورا کنٹرول ہے افغانستان میں اس وقت, اور اس مسئلے کو یہ جو مختلف اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ فلانا اس میں انوالو ہیں اور یہ ہے اور ہمارے خلاف سازش ہے, اور وہ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو وہ اتنا سیریس ایشو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر ان کی کیپیبلٹیز کا مسئلہ ہے اور ان کو اگر وہ ایک وہ بنا رہے کہ مطلب ہمارے پاس کیپیبلٹی کا ایشو ہے, تو وہ تو پھر دنیا ان کو اس مد میں یا اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں, وہ ان کو پرووائڈ کر سکتی ہیں. مگر طالبان کی جو رائے ہے وہ تو اس کے بالکل مختلف ہے, برعکس ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو پوری ہماری اتھارٹی, بلکہ ابھی اگر کل کی بات کر لیں جو متقی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں ابھی کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. یا جیسے پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مختلف دہشت گرد گروپس ہیں جن سے جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس سے دنیا کو بھی اس پر کنسرن ہیں, اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی کنسرن ہے. انہوں نے پھر ان میں سے گنوائے بھی ہیں کہ کون کون سے, تقریباً ہر ملک کو, چائنا کو دیکھ لو ان کے اپنے کنسرن ہیں, پاکستان کو دیکھ لیں ان کے اپنے کنسرن ہیں, اس طرح سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں ان کے اپنے کنسرن ہیں, یورپین یا امریکن جو ہیں ان کے اپنے کنسرن ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, تو اس کے جواب میں کیا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو ایز سچ کوئی گروپ ہے ہی نہیں, یہاں پہ تو افغانستان میں کوئی ٹیررسٹ گروپ ہے ہی نہیں جو کہ یہ کیپیبلٹی رکھتی ہو کہ افغانستان سرزمین کو استعمال کر کے کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے. مگر حالات اس کے بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہے. افغانستان میں جو ایک شروع میں طالبان حکومت آئی تھی تو لوگوں کو یہ ایک امید تھی کہ چلو باقی ان کے پاس ایک نظام نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے, مگر ان کا جو سب سے ایک پرامید تھے ایک بات کے لیے وہ یہ تھی کہ افغانستان میں اب امن بحال ہو گیا ہے یا امن بحال ہو جائے گا. کیونکہ اگر عوام آپ کو دیکھیں امید تھی, لیکن سیار صاحب عوام کی امیدیں اس طرح سے پوری نہیں ہو پائی ہیں. لیکن اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ امیدیں پوری کرنے کے لیے عالمی برادری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یورپی یونین کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے, انہوں نے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے وزیر خارجہ نے یہاں پر یہی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو دیگر ممالک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سفارت خانے یہاں پر کھولیں, ہم سے رابطے بڑھائیں, ہم سے دوریاں اختیار نہ کریں, معاملات کو بہتر کریں. اس طرح سے آپ افغانیوں کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو نمائندے خصوصی ہیں یورپی یونین کی
جانب سے افغانستان کے لیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹیک جو ہے یہ اصل میں افغانیوں پر اٹیک ہے, یہ ان کا نقصان ہے. تو جواب میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ افغانیوں کی بہتری چاہتے ہیں تو پھر ہم سے تعلقات بہتر کریں, سفارتی تعلقات آپ بنائیں ہمارے ساتھ. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے خاص طور پر اب کچھ سوچا جائے گا؟ دیکھیے یہ پوری صرف یورپی یونین کا یا ایک خاص ملک کا یا کسی خاص ریجن کا مسئلہ نہیں ہے. تقریباً پوری دنیا اس بات پر تو تقریباً ابھی تک متفق ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کو کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا, اس کو طالبان کی حکومت کو کوئی ملک ریکگنائز نہیں کرتا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے, اس ریکگنیشن کے لیے دنیا نے کچھ شرائط رکھے تھے. اگر آپ دوحہ ایگریمنٹ پر نظر ڈالیں تو اس میں بھی کچھ شرائط تھے. اس شرائط کو جب تک طالبان حکومت پورا نہیں کرے گی, ان ڈیمانڈز کو جو کہ بین الاقوامی برادری ان سے کر رہی ہے, جب تک وہ پورا نہیں کرے گی تو ان کی حکومت تسلیم نہیں ہوگی, یا ان کے ساتھ وہ کھلے دل سے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے. تو وہ جہاں تک یہ بات ہے کہ افغان طالبان کو ان کو چھوڑنا ہے, ان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کو اگر آئسولیٹ کریں گے تو افغانستان نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے. اور اس کی اگر تاریخی حوالے سے دیکھ لے تو ایک ہمارے پاس مثال بھی ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ان کو کارنر کیا گیا تھا تو مختلف جو ٹیررسٹ گروپس تھے وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے پوری دنیا کے امن کو خراب کیا, یا جو مسائل تھے وہ تقریباً سب کے سامنے ہے. پاکستان اس کنسرن کو سب سے زیادہ شو کرتا ہے دنیا کو, جہاں پہ بھی افغانستان کی بات آتی ہے تو اس میں پاکستان سب سے زیادہ اس کنسرن کو ایکسپریس کرتا ہے کہ اگر آپ افغانستان کو آئسولیٹ کریں گے, اگر آپ طالبان حکومت کو آئسولیٹ کریں گے تو اس کے مسائل بہت دور رس مسائل ہوں گے, نتائج ہوں گے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, انگیجمنٹ کی حد تک تو ساری دنیا تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس وقت طالبان کے ساتھ انگیج نہیں ہے. وہ مختلف طریقوں سے انگیج کر رہا ہے طالبان حکومت کو. اسپیشل انوائز بنائے ہیں, کچھ لوگوں نے وہاں پہ سفارت خانے بھی کھول دیے, اپنے ایمبیسڈر جو ہے ان کو بھی وہاں پہ بھیجا ہے. مگر جو بات ہے اگر فل ٹائم انگیجمنٹ کی ہے, جس طرح نارمل تعلقات ہوتے ہیں, جس طرح نارمل معاملات ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک ملک کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک ریکگنائز نہیں ہوگا وہاں پہ سے تسلیم کیے جانے کے لیے جو شرائط بتائی ہیں عالمی برادری نے, سیار علی شاہ صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ان شرائط پر پہلے افغانستان طالبان قیادت کو عمل درآمد کرنا ہوگا, وہاں کی حکومت کو, اور اس کے بعد ہی عالمی برادری جو ہے وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی. اور ورنہ اس طرح کی باتیں اگر وزیر خارجہ کرتے بھی رہیں گے افغانستان کے تو ان کو کوئی سیریس لینے والا نہیں ہے. بہت شکریہ سیار علی شاہ صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور اب جی ہمیں پروگرام میں بڑھنا ہے آگے. اب بات کرنی ہے ہمیں یمن کے حوالے سے. یمن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 2 اپریل کو کہ یہاں پر جنگ بندی معاہدہ جو ہے, بلکہ ہم نے آپ کو 1 اپریل کو آگاہ کیا تھا کہ 2 اپریل سے یہاں پر جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ عمل درآمد 2 مہینے کے لیے یعنی 2 اکتوبر تک جاری رہے گا. اور اس کے بعد اس دوران یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ 2 مہینے ہیں, اس دوران کوئی نہ کوئی جو معاملات ہیں ان کچھ مہینوں میں یہ طے پا جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارے مہینے گزر جانے کے بعد سے اب اپریل ہے, مئی, جون, جولائی, اگست, سپتمبر اور پھر اکتوبر, آج جب 3 تاریخ ہوتی ہے, جو ہی یہ معاہدہ 2 کو ختم ہوتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں ایک بار پھر سے حوثی باغیوں کے جو حملے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی 24 آورس کا ویٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد. اور یہ جو معاہدہ جس کی میں بات کر رہی ہوں, اس معاہدے کے دوران کہا جا رہا تھا کہ بہت ساری جو عالمی طاقتیں ہیں بڑی وہ انوالو ہوں گی, اور وہ اپنی انوالومنٹ رکھتے ہوئے یہ جو یمن کا معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طور کسی امن معاہدے پر کسی منطقی انجام تک لے جائیں گی. لیکن یہ سارا ٹائم گزر گیا اور اس دوران کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کی تاریخ ختم ہوتے ہی 24 آورس بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ حوثی باغیوں نے یہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں. اب یہ جو اقوام متحدہ کے ایلچی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے اس میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی ہے. تو سوال تو ان پر بھی بنتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اقدامات
क्या कि सिर्फ कोई करारदादें पास कर लेना, कुछ मीटिंग्स बुला लेना ये काफ़ी नहीं होता है, अमली तौर पर कुछ इक़दामात जो हैं वो करने चाहिए। अभी अमली तौर पर इक़दामात क्या हो सकते हैं इसको यमन को लेकर, इस पर मैं बात करूँगी। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे, लेकिन पहले हमने एक पैकेज तैयार किया है। ये जो सारा अरसा ये मुआहदा रहा है और उसके बाद इतने महीनों के बाद जब ये ख़त्म हुआ है तो फ़ौरन से फिर से अटैक्स शुरू हो गए हैं। क्यों मुसलसल और मुस्तकिल जंगबंदी यहाँ पर नहीं हो पा रही है, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेरे गेस्ट होंगे उनसे बात करेंगे। यमन में 6 महीनों की जंगबंदी के बावजूद फरीकैन में जंगबंदी मुआहदे पर तौसी न हो सकी। हौसी मलेशिया ने जंगबंदी मुआहदा खत्म होते ही एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। हमले में यमन के तीसरे बड़े शहर ताज को निशाना बनाया गया। ताज महवर के तर्जुमान अब्दुल बासित तहर ने यमनी न्यूज एजेंसी को बताया कि हौसी ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश के दौरान तोपखाने, दरमियाने और भारी हथियारों और मार्टर गोलों से ताज शहर के शिमाल, मगरिब और मशरिक में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी दस्तों ने हौसियों को पसपा कर दिया और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एलची हांस ग्रैंडबर्ग ने इतवार को खत्म होने वाले जंगबंदी के मुआहदे में तौसील न होने पर अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने फरीकैन से पुरअमन रहने और कशीदगी बढ़ाने वाले किसी भी इक़दाम से बाज रहने की अपील की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने यमनी हुकूमत की जानिब से अमन की अपनी तजवीज़ को मुस्बत तौर पर लेने के बयान को भी खिराज तहसीन पेश किया। जंगबंदी 2 अप्रैल को नाफिज की गई थी और मुताद्दिद तौसियात के बाद 2 अक्टूबर तक जारी रही, जिसके बाद हौसी मलेशिया ने मज़ीद तौसी से इनकार कर दिया। यमनी वज़ीर ख़ारजा अहमद अवाद बिन मुबारक ने बयान में कहा है कि हौसियों की जानिब से जंगबंदी में तौसी से इनकार पर हैरान नहीं हैं। उन्होंने जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट डाली और कौम के मफादात को पसे पुश डाला है। यमनी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि हुक्काम ने यमनी आवाम की तकालीफ को कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने आवाम के फ़ायदे के लिए जंगबंदी में तौसी के लिए रियायतें दी हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हौसियों ने जंगबंदी के दौरान 200 बिलियन यमनी रियाल से ज्यादा जमा कर लिए हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 30 मुख्तलिफ हुकूक़ इंसानी की तंजीमों के मुश्तरका बयान में यमन में बारूदी सुरंगों का मसला एक रिपोर्ट में उजागर किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के पहले 3 महीनों के दौरान शहरी हलाकतों में 50% से ज्यादा कमी वाक़ हुई है। ताहम जंगबंदी के दौरान भी बारूदी सुरंगों और दीगर बारूदी मवाद के फटने के नतीजे में होने वाली हलाकतों में मुसलसल इजाफा देखा गया है। बारूदी सुरंगें हंगामी तौर पर दरकार इमदाद की तक़सीम में रुकावट हैं और ये यमनी शहरियों को फसलें लगाने या काटने से भी रोकती हैं। आलमी तंजीमों ने यमन की आलमी तौर पर तस्लीम करदा हुकूमत पर जोर दिया है कि तमाम इलाकों में बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करना पड़ेंगी, जिसकी तकमील में गालिबन कई दिहाइयाँ लग सकती हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन में बारूदी सुरंगों से पैदा होने वाला खतरा हालिया सैलाब और शदीद बारिशों से और भी बढ़ गया है। इजाफी पानी ने न सिर्फ गरीब खानदानों के घरों को तबाह किया, बल्कि जेर जमीन बारूदी सुरंगों को निकाल कर उन इलाकों में बहा कर ले गया जहां पहले इनका कोई खतरा नहीं था। ऐसे में हौसी बागियों की जंगबंदी की तौसी न करना और दोबारा से हमलों का आगाज करना यमन की खस्ता हाल सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने का सबब बन सकता है। बिल्कुल जी, यमन की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है, ये तो हमारे पास इत्तलात आती ही रहती हैं, लेकिन यमन की सूरत हाल संभल किस तरह से सकती है ये जान लेते हैं डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा से। माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स की, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये आज अक़वाम मुत्तहिदा के जो एलची हैं वो भी कहते दिखाई दिए कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि ये जंगबंदी मुआहदा ख़त्म होते ही फ़ौरन ये जो अटैक्स हैं ये शुरू कर दिए गए हैं हौसी बागियों की जानिब से। लेकिन ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो दूसरे बड़े ममालिक हों जो ताकत रखते हैं इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने की, वो इस सारी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर पाए उस तरह से इन तमाम जंगबंदी के मुआहदे के दौरानिए के अंदर जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया आसमा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो जंगबंदी का मुआहदा है उस पर मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकी और यूनाइटेड नेशन की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरीके से इसको एक्सटेंड किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि ये अब देखें कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो यमन में
पूरी दुनिया में जो है ना इस पे फ़ोकस्ड है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है और इस पे सीज़ फायर होना बहुत ज़रूरी था। अब इसकी वजूहत जान लेते हैं कि क्यों ये एक्सटेंड नहीं हो सका, कि क्यों जो आलमी ताकतें हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने क्यों नहीं इंटरेस्ट शो किया कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। सब अपने-अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते रहे, सब ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा। किसी ने ये नहीं देखा कि कितना जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है, इतना बड़ा 29 मिलियन की जो ये पॉपुलेशन, उसमें से 24 मिलियन, कैन यू इवन इमेजिन कि 24 मिलियन जो लोग हैं वो इफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, फूड 17 मिलियन जो लोग हैं उनको फूड की ज़रूरत है। उसके बाद आप बच्चे देखें वो कितने इफेक्ट हो रहे हैं, पूरे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी कंट्री का वो तबाह बर्बाद हो चुका है। तो इस पे कोई फोकस नहीं किया गया, ना तो इस पे, और यूनाइटेड नेशन ने जब ये सीज़ फायर करवाया, मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव जो कोशिशें होनी चाहिए थी कि किसी तरीके से इसे प्रोलॉन्ग किया जाए। जब ये प्रोलॉन्ग होता है तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको ये हल किया जा सकता था। आप देखें ना कि वहाँ से जो इन लोगों की हेल्प इनको करने के लिए जो आप जो जिन्होंने फ्लाइट्स का अलाउ किया था सना से कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को वो लेके आए थे रनिंग में और उसको इजाज़त दी थी। अब वो देखें सारा कुछ बंद हो जाएगा तो लोगों की अभी इसका जो ये क्राइसिस है वो वर्स होने के जा रहा है और अभी तक इसमें कोई सीरियस जो एफर्ट्स हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। ना तो स्टेक होल्डर्स जो इसमें यमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर में इन्वॉल्व हैं, वो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उसके बाद आप आलमी ताकतों को भी देख लें कि वो किस तरफ उनका इंटरेस्ट किधर है। अब यूनाइटेड नेशन अकेली ही उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बाकी स्टेट्स को भी फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे और इसके हल के लिए कोई ना कोई जो है वो इसको कोई लाहे अमल जो है वो तरतीब देना चाहिए। अदरवाइज़ ये तो बहुत जो है वो वर्स्ट जो है सिचुएशन जो है पहले से ज़्यादा होने जा रही है और इसके लिए ये हो सकता है जो ये जो हैं कि दोबारा से कोई चलें एक जंगबंदी मुआहदा ही हो जाए, चंद और महीने के लिए हो जाए, ताकि जो भी वहाँ के अवाम में एक बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है दोबारा से इस जंग के शुरू होने से। ज़ाहिर उन्होंने अपने प्यारे बहुत ज़्यादा पहले भी खो दिए हैं, बहुत सारे बच्चों की जानें गई हैं, ख़वातीन की गई हैं, बहुत सारे लोग इसमें निशाना बने हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। तो इन जानों के ज़िया को फौरी तौर पर रोका जा सके, कोई एक और जंगबंदी मुआहदा जो है वो फौरी से तय पा जाए, इसके लिए कुछ मुसर्रत साहिबा हो रहे हैं इक़दामात कहीं पे? देखिए इक़दामात जैसे ये सीज़ फायर हुआ था इसको एक्सटेंड होना चाहिए था, इस पे सीरियस एफर्ट्स होने चाहिए। अब दोबारा से नए सिरे से वो एफर्ट्स होंगे, ये नहीं कि यहीं से रिज़्यूम होगी, यहाँ से रिज़्यूम नहीं होगी क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट था। मेरा ख्याल है हुती बागियों का ट्रस्ट नहीं डेवलप हो सका क्योंकि वायलेशन तो दोनों साइड से हुई हैं। हाँ, एक चांस पैदा हो सकता है कि जो अभी मैं इसको स्टडी कर रही थी, एज़ अ कॉन्फ्लिक्ट देख रही थी इसको, तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं और कुछ इस तरह भी है, गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे ग्रुप्स निकले हैं जो कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई इसका सलूशन निकले। तो उनसे बातचीत हो सकती है ताकि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी ऐसी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान जो हो रहा है वहाँ के रहने वाले लोगों का हो रहा है। इस पॉलिटिकल जो इशू है इसको आप एक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसके अगर लेंस से आप देखें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं वो निकल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी कहीं भी सिविल वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा मसला है जिसको डिप्लोमेसी के थ्रू आप हल नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस पे जो आलमी ताकतें हैं सबसे ज़्यादा, मैं उस पे फोकस करूँगी, यूनाइटेड स्टेट्स को इस पे तवज्जो देनी होगी। रीजनल जो स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, जो समझती हैं, उनको देखना चाहिए कि लोग किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसको इस तरह से देखा जाए। इसको ये बिल्कुल सिर्फ़ एक पॉलिटिकल इश्यू ना लिया जाए। स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिठाया जाए, उनको टेबल पे लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो शेयर्ड कंट्रोल के ज़रिए उनको किसी न किसी जिन एरियाज़ में जो रेबल्स हैं, उनका कंट्रोल है, वहाँ पे उनसे बातचीत के ज़रिए उनको ये कहा जा सकता है कि आपके वहाँ पे इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप मैंडेट लेकर आते हैं, तो वहाँ अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। बाकी जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसमें मुसर्रत अमीन पावर साहिबा, पावर शेयरिंग बात मैं करना आपसे चाहते हैं। करना चाह रही थी इस बारे में कि आप मुझे सुन सकती हैं मुसर्रत साहिबा? जी, 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 बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। अच्छा मुसर्रत साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, शायद ऑडियो इंजीनियर ने ऑडियो नहीं आप तक आने दी है मेरी, मैं मुसलसल आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि जो हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज़ पर बैठ जाएं और दोबारा से अमन की बात करें, लेकिन मुझे ज़रा ये जी। फरमा दीजिएगा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो हौसी मलेशिया है वो तो पहले ही बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, किसी अमन मुआहदे की बात तो बड़ी दूर की बात है, किसी फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे में आने के लिए भी पहले तैयार नहीं थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया था। और अब ये सारे महीने गुजर जाने के बाद जब कुछ नहीं हो सका है तो आप फिर जब हौसी बागियों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे दोबारा से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो क्यों राज़ी होंगे? उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा मुसर्रत साहिबा?
देखिए आसमा, मैं यही बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि कंट्रोल्ड शेयर जो है वो उनको दिया जाए, जिन एरियाज़ में उनका कंट्रोल है या जिन एरियाज़ में वो समझते हैं कि उनका मैंडेट है, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे और आलमी ताकतों के नुमाइंदे उनसे बैठ के बात करें। उन्होंने बताएं कि पावर शेयरिंग जो है ना, उस मसला तो सिर्फ यही है ना कि स्टेट को कंट्रोल करने का, कि वो पावर में आना चाहते हैं। तो उनसे बातचीत के ज़रिए उन्हें बताया जाए कि यहाँ पे एक इंसानी जो अलमिया एक जन्म ले रहा है बहुत बड़ा, तो आप आएँ, पावर शेयर करें, जहाँ-जहाँ आपके एरियाज़ हैं वहाँ पे इंतखाबात करवाते हैं, और अगर आप मैंडेट लेके आते हैं तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट करें। ये चीज़ है, इनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। बजाय इसके कि इसको डेडलॉक यहाँ पे कर लिया जाए और लोगों की मज़ीद जो है वो इंसानी जानें ज़ाया हों, मज़ीद ये क्राइसिस जो है वर्स होता चला जाए, इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। देखें, जिस दौरान ये सीज़ फायर हुआ था, उस दौरान उनका हूती बागियों का या जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है जो अभी यमन में है, मेरा ख्याल है जो ट्रस्ट डेफिसिट था, ब्रोकर्स जो यूनाइटेड नेशन ने जो इसे निगोशिएट करके इसको सीज फायर करवाया था, मेरा ख्याल है जो बागियों का जो ट्रस्ट था या हुती जो है जो इस पे वो रेबल्स जो है वो इस पे कर रहे हैं, वो ट्रस्ट अपना वो रीइंस्टेट नहीं कर सके, या वो अपना ट्रस्ट उसको, तो इसके लिए सीबीएम्स जो है वो इन पार्टीज के दरमियान जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना जब बार बार 2-4 राउंड्स होंगे निगोशिएशंस के, तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज किस्म की सिचुएशन एक पैदा हो जाएगी जिससे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इसका। चलें जी, अल्लाह करे कोई ना कोई हल इसका निकल आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा, आप वक्त निकाल रही थी मेरे प्रोग्राम के लिए। और ऐसे प्रोग्राम में अब हम बात कर रहे हैं हमारे उन पाकिस्तानी बहन भाइयों की जो सैलाब से बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। आप जानते हैं कि मुल्क भर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। जो सैलाब आया, जिस तरह से बारिशें हुई, जिस तरह से हमारी फसलें तबाह हो गई, जिस तरह से लोगों की जानें चली गई, अब ये नुकसान और इसका इजाला इनफैक्ट कहाँ तक पहुँचा है, इसी पर ब्रीफिंग दी गई। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को उन्हें बताया गया कि बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि फ़ौरी तौर पर ये जो पानी है इसको निकाला जा सके। ज़ाहिर है वो पानी आगे भी ट्रैवल करता हुआ बढ़ता हुआ जा रहा है मुख्तलिफ और इलाकों में, वो कि इसकी सतह बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन ज़ाहिर है उसको अपना कोई रुख तो इख्तियार करना है, और जहाँ जहाँ वो रुख कर रहा है वहाँ वहाँ नुकसान ही हो रहा है। बहुत सारी फसलें जो हैं वज़ीर आज़म को यहाँ पर बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। अभी भी निकासी आपके लिए 2 से 3 हफ्ते मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लग सकते हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है उन बीमारियों के ऊपर, उन वबाई अमराज के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरिया का शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर सफाई नहीं है, गंदगी है, जरासीम है, यहाँ पर मिट्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, कीचड़ के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्हें बहुत सारी जगहों पर रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि एकदम से इतनी बड़ी तादाद में बेघर हो जाने वाले लोगों के लिए शेल्टर्स बना देना, पनाहगाहें बना देना एकदम से मुमकिन नहीं होता है। इमदाद जो पाकिस्तान को आई है वो उस तरह से नहीं आई है जिस तरह से सोचा जा रहा था, और इस पर डिस्कशन भी की गई है। अमेरिका के हवाले से भी बात की गई कि उस तरह से पाकिस्तान की मदद नहीं की गई, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की जानिब से जवाब भी दिया गया है कि जी वो खुद यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है, तो उसको पूरा एहसास है कि वो पाकिस्तान की मदद उस तरह से नहीं कर सका है जिस तरह से इससे पहले आने वाली आफतों के अंदर वो करता रहा है। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म को बताया गया है कि आइंदा जो फसल की काश्त है इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। उन्होंने यहाँ जो लोग उनको ब्रीफिंग दे रहे थे उनसे ये पूछा कि अगर ये पानी अभी नहीं निकाला जाता है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है, सिचुएशन यही रहती है, तो चले जो फसलें तबाह हो गई वो तो हो गई, जो आइंदा आने वाली फसलों की काश्त है वो किस तरह से मुमकिन होगी। तो उन्हें उस पर यहाँ भी ब्रीफिंग दी गई है कि जी पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ फसलें काश्त होनी है उन इलाकों में ज़्यादा जल्दी काम किया जाए, पानी की निकासी जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए ताकि यहाँ पर फसल जो है वो काश्त हो सके। अच्छा जी, इसी हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ है, अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने के हवाले से बात की है। क्या गुफ्तगू उन्होंने क्या की है वहाँ पर, क्या पाकिस्तान की सिचुएशन बताइए, पाकिस्तान चाहता क्या है अब ख़ास तौर पर अमेरिका से, इस हवाले से क्या उन्होंने गुफ्तगू की, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर समझी हैं। जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है वो भी आपको दिखा रहा है। मुल्क के सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 157 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 11,100 टन से ज्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने अब तक 627 परवाजें की हैं, जिनके जरिए 4,600 से ज्यादा अफराद को
महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज्यादा तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 6,20,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली के कामों पर ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों से निकासी आब के लिए 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे। सैलाबी पानी उतरने से ही मुतासरा इलाकों में गंदम की काश मुमकिन हो सकेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मुतासरा इलाकों में डायरिया और मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 70 से 80 हजार मजीद खैमों की जरूरत है। दूसरी जानिब NFRCC का इजलास डिप्टी चेयरमैन और वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और NFRCC के नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बच्चों और दूध पिलाती माओं के लिए तिब्बी सहूलियात और मुनासिब खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज बिलखुसूस मलेरिया और डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया। बिल्कुल जी, अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो का हम रुख कर रहे हैं, और रुख इसलिए वहाँ का कर रहे हैं कि रमा साल में वहाँ पर दूसरी फ़ौजी बगावत जो है वो सामने आई। और अब की बार वहाँ फ़ौज ने किया ये है कि उन्होंने अपने ही कमांडर को मुअत्तल कर दिया है। सरकारी TV पर यहाँ के जो कैप्टन इब्राहिम हैं वो आते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि वो अब बुर्किना फासो के नए हुक्मरान होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तहलील कर रहे हैं, आइन को मुअत्तल कर रहे हैं और तमाम जो उनकी सरहदें जिस मुल्क के साथ लगते हैं उन तमाम सरहदों को बंद किया जा रहा है। बुर्किना फासो में हम जानते हैं कि बहुत अरसे से ये मामलात चले आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रवा साल में ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि इस तरह से बगावत की गई है। क्यों यहाँ पर हुकूमत के अंदर एक इस्तेहकाम जो है वो मौजूद नहीं है, सियासी इस्तेहकाम यहाँ पर क्यों नहीं है, क्यों बार बार फ़ौज जो है यहाँ पर बगावत कर रही है। और अब ये जो फ़ौज बगावत कर चुकी है, जिसकी अनाउंसमेंट सरकारी TV पर आकर की गई और अपने ही कमांडर को हटा दिया गया है, इसके बाद वहाँ पर जो लोग हैं, ये उस अनाउंसमेंट के कुछ मनाजिर भी हमने आपको दिखाए हैं। फ़ौज वहाँ पर क्या करी है तो हमने आपको बता दिया। अवाम क्या इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और अब अमन अमान की सूरत हाल वहाँ पर कैसी है, दीगर मामलात कंट्रोल में है नहीं है, इस पर हमारे पास रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो को 1 साल के दौरान दूसरी बार फौजी बगावत का सामना है। जूनियर फौजी अफसरान ने अपनी ही कमांडर और फौजी आमिर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी को ओहदे से बरतरफ करके इक्तदार पर कब्जा कर लिया है। सरकारी टेलीविजन और रेडियो पर फौजी वर्दियों में मलबूस 1 दर्जन से ज्यादा अफराद ने मौजूदा फौजी लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी की बरतरफी का ऐलान किया और 34 साल कैप्टन इब्राहिम को अपना नया लीडर करार दिया। बाकी अफसरान का कहना था कि उन्होंने अपने इलाके की सलामती और सालमियत की बहाली के लिए ये जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया है। दूसरी तरफ मुअत्तल किए जाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है कि वो कहाँ हैं। फौजी एहलकारों के इस अमल की वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। मगरबी अफ्रीकी रियासतों के इलाकाई इत्तेहाद की इक्तिसादी बिरादरी ने हालिया पेशरफ्त की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो गैर आईनी तरीके से इक्तदार हासिल करने की मुखालफत के अज़्म का इरादा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने मुल्क में आईनी निज़ाम की तेजी से वापसी के लिए इलाकाई कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। बुर्किना फासो के साबिक नौ आबादियाती हुक्मरान ने अवागाडोगो में अपने 4 से 5 हजार के दरमियान शहरियों को अपने घरों में रहने की हिदायत की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने इन वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है और अमेरिका की जानिब से तमाम फरीकैन से सुकून और तहम्मुल की तरफ वापसी का मुतालबा सामने आया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतरफ किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी ने रवां बरस जनवरी में शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करने में नाकामी का इल्जाम आयद करके मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, लेकिन पॉल हेनरी की इंतजामिया भी शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करने में नाकाम रही और चंद रोज कबल भी एक फौजी काफिले पर होने वाले हमले में 11 फौजी हलाक हो गए थे। अब मुल्क में जिहादी हमलों को रोकने में नाकामी का जवाब पेश करके उन्हें भी माजूल कर दिया गया है। 1 करोड़ 60 लाख आबादी वाले बुर्किना फासो में 2015 में इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज किया था, जिनमें अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं।
मुल्क में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुआशी अबतरी की वजह से इंसानी बहरान का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त मुल्क की 30 लाख से ज्यादा आबादी को फौरी इमदाद की जरूरत है। बर्किना फासो को फौजी हुक्मरानी की वजह से पहले से कई मुआशी पाबंदियों का सामना था। फौजी हुकूमत ने वादा किया था कि 1 जुलाई 2024 तक इस इंतहाई गुर्बत के शिकार मुल्क की आईनी निज़ाम की तरफ वापसी के लिए पेशरफ्त की जाएगी। अब एक साल में दूसरी बार फौजी बगावत की वजह से न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा बल्कि मजीद पाबंदियां लगने का भी खतरा है, जिससे मुल्क के आम आवाम शदीद मुतासर होंगे। बिल्कुल जी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और मज़ीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं इस पहले से ही बहुत गरीब मुल्क के ऊपर। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।